हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें आपको पढ़ना है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, तो उसका मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। और आज का ये मॉडल पेपर 2024-25 की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो भी स्टूडेंट 2024-25 में परीक्षा देने वाले हैं बीए 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की, तो उन्हें बता दूं कि ये जो मॉडल पेपर है न्यू सॉल्व मॉडल पेपर है, जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन आपको बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। और देखिए, शॉर्ट लॉन्ग सारे मैं बता दूंगी, मिक्स करके मैं सारे क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। और मैं उसको बताऊंगी कि आप थोड़ा लॉन्ग ही तैयार कीजिएगा। लॉन्ग तैयार करने से फ़ायदा ये होता है कि आपका शॉर्ट भी ईजिली तैयार हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो ये मॉडल पेपर है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगी उन सभी के आंसर आपको मेरे ही चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बस आपको चेक करना है बीए 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के नाम की प्लेलिस्ट, उसी में आपको आपके सारे आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा आपका सिलेबस कवर करा चुकी हूँ। उसके अलावा आप अदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं बीए 4th सेमेस्टर में, तो उन सभी की भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ ट्रांसलेशन। जैसा कि आपको पढ़ना ही है ट्रांसलेशन के बारे में, तो आपको जानते ही हैं कि जब आप ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या होगा कि ट्रांसलेशन की ओरिजिन कहाँ से हुई, उत्पत्ति कहाँ से, ये ट्रांसलेशन है, ये जो अनुवाद की प्रक्रिया है, शुरू कहाँ से हुआ। तो आपको तो ये अच्छे से पता है, मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ ओरिजिन ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में। ये यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है। इसका पूरा वीडियो, इसका पूरा आंसर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सेकंड है आपका मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन। देखिए, ट्रांसलेशन के बारे में तो सभी पढ़ रखिएगा, पूरा पढ़ा चुकी हूँ, कुछ भी नहीं बचा। मीनिंग बता दिया, ओरिजिन बता दिया, ये सब देख लीजिएगा। हिस्ट्री बता दिया, उसके सिग्निफिकेंस बता दिया, सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने। मैं इसलिए बताती हूँ आपको कि आपको पढ़ा दिया ये सारी चीज़ें, ताकि आप ढूंढने में परेशान ना हो कि अब मुझे ये आंसर मिलेगा कहाँ। क्वेश्चन बताती हूँ तो उसका आंसर भी मेरे चैनल पर मिल जाता है, क्योंकि मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द नॉलेज ऑफ द सोर्स लैंग्वेज। देखिए, सोर्स लैंग्वेज की नॉलेज, इस पर आपको नोट लिखना है। सोर्स लैंग्वेज क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे देखिए, ये हमारा पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर हमें इसको ट्रांसलेशन करना रहे हिंदी में, तो ये हमारी हो गई सोर्स लैंग्वेज, क्योंकि ये हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो हमें इसी इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है हिंदी में। तो इंग्लिश हो गया हमारा सोर्स लैंग्वेज, हिंदी हो गया हमारा टारगेट लैंग्वेज, क्योंकि लक्ष्य क्या है हमारा हिंदी, इसको बदल देना है पूरा हिंदी में। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए ना अच्छे से अपने सोर्स लैंग्वेज के बारे में भी, ताकि हम इसका अच्छे से ट्रांसलेशन कर सकें हिंदी में। और हमें अपने टारगेट लैंग्वेज की भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जिस भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है और जिस भाषा को आपको करना है। तो आपको नोट लिखने के लिए कहेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द नॉलेज ऑफ द सोर्स लैंग्वेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन इन इंडियन लिटरेचर। ये तो आपसे एकदम 100% पूछेगा। ये आपसे सेक्शन बी में पूछ सकता है या सेक्शन सी में पूछ सकता है। हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन का जो पूरा इतिहास रहा है, पूरा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि किस तरह से ट्रांसलेशन बढ़ता गया, इसका इतिहास क्या रहा है, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से आप पढ़ते आ रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में मैंने आपको इन्हीं का कंट्रीब्यूशन पढ़ाया। तो आपसे अगर पूछ दे तो वही सारी चीज़ें आपको इनके इंट्रोडक्शन में लिखनी है, सारी चीज़ें, इनका, इनके बॉर्न, इनकी डेथ, इनके एक इंग्लिश लिटरेचर में जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं, इन्होंने जो भी वर्क्स लिखे हैं, जो इनको प्राइज़ वगैरह मिले। और तो आप जानते हैं कि पूरे एशिया में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ पाने वाले व्यक्ति कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो इनको आप जब इनका इंट्रोडक्शन लिखें, इनकी बायोग्राफी लिखें, तो उसमें ये पॉइंट आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो ये सब कुछ आपको मेरे चैनल पर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन लिटरेरी वर्क्स ऑफ भीष्म साहनी। भीष्म साहनी के बारे में, इनका जो लिटरेरी वर्क है उस पर नोट लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग में पूछते हैं, तो इसलिए आप इनको तैयार कर लीजिएगा।
नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट द थीम ऑफ द हंट बाई महाश्वेता देवी। द हंट आपको पढ़ना है, ये स्टोरी अपने इसी सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है आपके। महाश्वेता देवी ने लिखा है द हंट को, तो द हंट की थीम क्या है, इस पर मैं वीडियो जल्द अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग इसको तैयार कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले आधे अधूरे। आधे अधूरे का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, आपको पढ़ा चुकी हूँ आधे अधूरे के बारे में। इस पर पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल या समरी आधे अधूरे की जो लॉन्ग में पूछेगा, उस पर वीडियो भी मैंने फुल डिटेल में अपलोड कर दी है, आंसर भी उसी में मैंने आपको बता दिया है पूरा। जब मैंने आपको आधे अधूरे की समरी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि सावित्री जो है, महेंद्रनाथ की जो पत्नी है सावित्री, वही आधे अधूरे की सेंट्रल कैरेक्टर है और वही घर का खर्चा चलाती है, वही कमाती है और घर पर पूरा नियंत्रण भी वही रखती है। तो आप पढ़े हैं तो आपको याद होगा। और ये अपने हस्बैंड से, जो सावित्री है, बहुत नफरत करती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके अकॉर्डिंग इनकम्प्लीट मैन है, आधा अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, जैसा सावित्री को चाहिए वैसा नहीं है, इसलिए वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। तो इसीलिए टाइटल का नाम भी है आधे अधूरे। तो इसीलिए इस प्ले का जो टाइटल है वो आधे अधूरे है कि कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं होता। तो सेंट्रल कैरेक्टर सावित्री है, सावित्री के बारे में आप पूरा लिख दीजिएगा, जिस पर मैंने सिग्निफिकेंस वाला बताया है, उसमें पूरे कैरेक्टर के बारे में पूरा डिटेल में मैंने नोट्स आपको दिया है, तो उसी में आप देख लीजिएगा, सावित्री के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगला देखिए, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ हाफ वे हाउस। हाफ वे हाउस मतलब आधे अधूरे। जैसा कि देखिए, मोहन राकेश ने आधे अधूरे लिखा है, आधे अधूरे नाटक है, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। तो आधे अधूरे उन्होंने हिंदी में लिखा है, यानी आधे अधूरे नाटक की जो मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो जब इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया तो इंग्लिश में उसका टाइटल रखा गया हाफ वे हाउस, आधे अधूरे यानी हाफ वे हाउस। तो मेन थीम क्या है, मेन थीम तो उसमें क्या है, लव है, और आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, नफ़रत कहीं ना कहीं इसमें दिखी गई है, और जो परफेक्शन है वो नहीं है किसी व्यक्ति में पूर्ण, और सावित्री इसी वजह से नफ़रत करती है और वो कई लोगों के साथ जाती है परफेक्शन की तलाश में, कंप्लीटली खोजती है वो अपने जीवन में पूरा, लेकिन वो नहीं पाती है। तो पूरा जो थीम आपको लिखना है ना, देखिए इस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। वैसे जो मैंने समरी बताई है और जो मैंने सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आधे अधूरे अपलोड किया है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है, समरी ऑफ आधे अधूरे और टाइटल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आधे अधूरे। ये 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको उस वीडियो में दे दिया है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा। अगर आप उसको अच्छे से समझ कर पढ़ लेंगे तो थीम अपने से आपको बनाकर लिखने में परेशानी नहीं होगी। अगर आपको परेशानी लग रही है तो फिक्र मत कीजिए, इस पर जल्द मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, इसकी जो थीम है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगी। डेली आके चेक किया करिए कि आपके सब्जेक्ट की कौन कौन सी वीडियोज़ आ रही हैं। मैं पूरी कोशिश करती रहती हूँ कि आपके हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट की वीडियोज़ लगातार चैनल पर अपलोड करती रहूँ, ताकि हर जिनको जो सब्जेक्ट चाहिए वो अच्छे से देखकर पढ़ाई करते रहें। तो इस पर वीडियो जल्द अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थीम ऑफ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स इन द प्ले कन्यादान। कन्यादान विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया नाटक है, और मैंने कन्यादान के ऊपर भी कई सारी वीडियोस अपलोड की हैं। कन्यादान की समरी, कन्यादान के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आप देख लीजिएगा, जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पूरा की फैक्ट्स बताया है एक वीडियो में, और एक वीडियो में मैंने आपको यही वाला क्वेश्चन बता दिया है, थीम ऑफ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स इन द प्ले कन्यादान। इसका पूरा जो मेन आंसर है वो मेरे चैनल पर अपलोड है। यानी कि कास्ट कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है ना, जाति का संघर्ष दिखाया गया है ना, कि एक ब्राह्मण लड़की की जाति एक दलित वर्ग के लड़का से होती है, फिर किस तरह वो उसको मारता पीटता है बदले की भावना से। और उसके बदले की भावना क्या थी, यही कि ब्राह्मणों ने दलितों को हमेशा समाज में दबा के रखा है। तो आज मेरे हाथ एक ब्राह्मण जाति की लड़की लगी है जिससे मैंने शादी की है, तो मैं उसे मारूंगा पीटूंगा गाली गलौज करूंगा। मतलब उसके अंदर बदले की भावना थी। जो अरुण था जो दलित वर्ग का था, और ज्योति ब्राह्मण वर्ग की लड़की थी। तो इसमें जाति का संघर्ष दिखाया गया, यही पूरी थीम है इसकी। तो आप देख लीजिएगा, इसका पूरा आंसर मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द समरी ऑफ कन्यादान बाय विजय तेंदुलकर। देखिए यहाँ पर एन बाय मिस्टेक छूट गया, तो
इस पर थोड़ा ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर आप बना लीजिए। देखिए, डिस्कस द समरी ऑफ कन्यादान। कन्यादान की समरी क्या है? अब देखिए, समरी बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हम मैम समरी कैसे लिखेंगे, पेपर में पूछ देगा तो देखिए, वैसे तो जो नाटक है आपके सारी सिलेबस में आपके, वो मैं पूरा पढ़ा देती हूँ। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप आसानी से बना कर लिख लेंगे, क्योंकि कोई मुश्किल तो है नहीं बना कर लिखना। पूरा जो आपने पढ़ा वही पूरा एक सीक्वेंस में बना कर लिख दो, हो गई समरी। और आप नहीं लिख सकते तो मैं आपको बता दूँ, इस पर वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, ऑलरेडी वीडियो अपलोड है इसका आंसर पूरा मेरे चैनल पर है। ये वाला क्वेश्चन दोनों एक ही वीडियो में मैंने आंसर दे दिया, आपको देख लीजिएगा। लॉन्ग में पूछेगा तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आधे अधूरे। आधे अधूरे का ये जो टाइटल है, इसका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है? अब जैसा कि आधे अधूरे आपने पढ़ रखा है तो आप बताइए कि क्या महत्व है टाइटल का। देखिए, मोहन राकेश ने जो ये प्ले लिखा है आधे अधूरे, तो उसमें हर व्यक्ति अपने आप में क्या है, अधूरा है। किसी में कुछ न कुछ खामियां हैं और कोई संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से। किसी न किसी से नफ़रत है, तो किसी न किसी को कुछ कमी है। कुछ इस तरह की चीज़ें इस प्ले में दिखाई गई हैं। सावित्री अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, मेहंदा सावित्री के साथ खुश नहीं है, लेकिन मजबूर है, दोनों साथ रह भी रहे हैं। सावित्री नफ़रत करती है। सावित्री का जो बेटा है अशोक, वो अपने माता का आलोचक है। मतलब जो इसकी बेटी है सावित्री की बिन्नी, जिसकी शादी हो चुकी है, वो भी अपने हस्बैंड से नफ़रत करती है। मतलब सबको यही है कि मुझको जो मेरी ज़िंदगी में चाहिए वो नहीं मिला, और हर व्यक्ति इस संसार में क्या है, अधूरा है। तो मोहन राकेश का जो टाइटल आधे अधूरे है, बहुत अच्छे से बैठता है इनके इस नाटक पर, तो बहुत अच्छा है। आप पढ़ लीजिएगा, आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने पढ़ा दिया है, और ये क्वेश्चन का आंसर भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो क्वेश्चन है अक्सर लॉन्ग में पूछते हैं, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन, डिस्कस इन डिटेल। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन बताइए। देखिए, ट्रांसलेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। बिज़नेस करने के लिए, आप ट्रैवल करेंगे उसके लिए भी, हर चीज़ के लिए। किसी आप दूसरे कंट्री में चले जाएं, आपको बात करना होगा, आपको उनकी भाषा तो समझ में ही नहीं आएगी, फिर वहाँ पर आपको नीड होगी ट्रांसलेशन की। तो क्या है, ट्रांसलेशन का सिग्निफिकेंस है ये। और मैंने आपको पूरा सिग्निफिकेंस ऑफ दी ट्रांसलेशन पढ़ा दी है। मैंने आपको इस पर पूरा नोट्स भी दिया है। यूनिट नंबर 1 में आप देखिएगा, कई पार्ट्स में आपकी यूनिट नंबर 1 मैंने कंप्लीट की है, तो आप चेक करके पढ़ लीजिएगा कितना फ़ायदा है ट्रांसलेशन का। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछेगा आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द मेन प्रॉब्लम्स इन ट्रांसलेशन वर्क। ट्रांसलेशन वर्क्स में जो समस्याएं हैं उस पर वर्णन कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार कीजिएगा, लेकिन जो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन है उसको एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसलेशन पेपर में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन द थीम ऑफ वायलेंस इन विजय तेंदुलकर्स कन्यादान। विजय तेंदुलकर का जो प्ले कन्यादान आपने पढ़ा है, ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसकी जो थीम है, थीम ऑफ वायलेंस। देखिए, थीम इसमें कई सारी है, ठीक है। विजय तेंदुलकर के कन्यादान नाटक में कई सारी थीम है। पहली तो वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा है, क्योंकि अरुण तो जैसा था, अरुण दलित वर्ग का लड़का था जो मारता पीटता था अपनी वाइफ को, उसके बारे में मैं बता दिया आपको। ड्रामा आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये एक डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा भी दिखाई गई है। इसमें कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिखाया गया है, जो जाति का संघर्ष है। तो वो सारी चीज़ें हैं इसकी थीम। इसमें एक थीम नहीं है, वायलेंस भी इसकी थीम है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसकी थीम है। तो दोनों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप दोनों तैयार कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन ए मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 100% ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। देखिए, हमारा भारत एक मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, यानी कि हमारे भारत में मल्टीलिंग्विस्टिक मतलब होता है बहुभाषाई, जहाँ पर अनेकों भाषाएं बोली जाती हों। और हमारे भारतीय संविधान में तो 22 भाषाओं का उल्लेख भी है। और मल्टी कल्चरल यानी कि बहु सांस्कृतिक, जहाँ पर अनेकों तरह की संस्कृति हों। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाइए, आपको वहाँ की भाषा नहीं समझ आएगी। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप एक बार साउथ इंडिया चले जाइए, आप वहाँ पर आपको वहाँ की भाषा नहीं समझ पाएंगे। वहाँ के लोग यहाँ आ जाएँ तो यहाँ की हमारी हिंदी नहीं समझ पाएंगे।
तो यहाँ मतलब यहाँ पर अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा है। आप अलग अलग स्थानों पर, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, तो तमिलनाडु में तेलुगु, मुंबई में मराठी, अलग अलग स्थानों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो वहाँ पर ट्रांसलेशन का क्या महत्व है? तो बहुत अधिक महत्व है, बहुत अच्छा महत्व है। पूरा पढ़ चुके हैं आप, पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि अगर आप वहाँ चले जाएँ तो आपको नीड तो होगी ट्रांसलेशन की, तभी तो आप वहाँ के लोगों से कम्युनिकेशन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। कुछ आपको ख़रीदना भी हो जाए जो ज़रूरी हो आपके लिए, वो भी आप नहीं खरीद पाएंगे विदाउट ट्रांसलेशन। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन तो ज़रूर पढ़िएगा, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। और मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें आप तैयार रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में बनकर आएगा। नेक्स्ट है लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन। देखिए, लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन के बारे में आपको पढ़ना था यूनिट नंबर 1 में। इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये देखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन जो है, इनके बीच अक्सर डिफरेंस आपसे पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है कि आप लिटरल ट्रांसलेशन के बारे में क्या समझते हैं, व्हाट इज़ लिटरल ट्रांसलेशन, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिटरल ट्रांसलेशन, या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिटरल ट्रांसलेशन। इसी तरह का क्वेश्चन फ्री ट्रांसलेशन से भी पूछेगा, तो इसलिए आप इनको भी तैयार रखिएगा। लेकिन आप याद रखिएगा, ये जो आपके सिलेबस में जो नाटक वगैरह दे रखा है, उनको तो एकदम 100% तैयार रखिएगा। उनकी थीम, उनके कैरेक्टर्स, इनके बारे में पढ़ रखिएगा। सब आपको मेरे चैनल पे मिल रहा है, तो पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आप क्या याद रखिएगा जो बहुत ज़रूरी है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन, ओरिजिन ऑफ ट्रांसलेशन, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें एकदम रट के रखिएगा, ताकि पेपर में आए तो आपको बस लिखना रहे, सोचना ना रहे। तो आज की इस वीडियो में 17 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इन सभी को तैयार कर लीजिए। सभी के आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर विजिट करिए और तैयार कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप अपने BA 4 सेमेस्टर में सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, सभी के लिए चैनल पर विजिट कीजिए। सभी के मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार चैनल पर आ रही हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।